अगर भाई आपको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, आप कोचिंग करते हो या आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको मैथ जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो आपने भाई सही वीडियो क्लिक किया। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं, तो आपको मैथ 100% समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी बात को आपको ध्यान से सुनना है और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको मैं क्या करूँगा समझा दूँगा। यहाँ पर देखो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ p व q पूर्णांक है। अभी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ा हूँ तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है? हमसे पूछ रहा है जो शून्य होता है क्या इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं? अगर इसको अब फिर यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पूछ रहा है कि अगर शून्य को परिमेय संख्या कहते हैं तो क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? जहाँ p व q पूर्णांक है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो p लिखा है और ये जो q लिखा है ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो शून्य होता है परिमेय संख्या होता है ये पूछ रहा है। अगर कुछ फिर कह रहा है कि अगर शून्य परिमेय संख्या होता है तो इसे p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं। और पूछ उसके बाद कह रहा है कि ये जो p है और ये जो q है ये क्या है? पूर्णांक है। अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बाद में करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है और ये पूर्णांक क्या होता है। जब परिमेय संख्या पूर्णांक के बारे में आपको पता रहेगा तभी आप क्या कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। किसके बारे में बात करेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है पूर्णांक सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर आप मैथ पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको धनात्मक संख्या के भी बारे में नहीं पता होगा और ऋणात्मक संख्या के भी बारे में नहीं पता होगा। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या मैं आपको बता देता हूँ कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस का 2 लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस का 3 लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 हमने लिखा है, क्या 5 को धनात्मक संख्या कहते हैं या हमने जो ये 4 लिखा है, क्या इसको धनात्मक संख्या कहते हैं? तो 5 और 4 इन दोनों को भी क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या कहते हैं। हम 5 को भी धनात्मक संख्या कहेंगे, 4 को भी धनात्मक संख्या कहेंगे। और मैं अगर आपसे पूछूं कि जो हमने प्लस का 2 लिखा है, 2 के पहले जो धन का चिन्ह लगाया है, तो ये क्या प्लस का 2 हमने जो लिखा है, ये क्या धनात्मक संख्या है? या यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा है कि 3 के पहले क्या लिखा है? धन का चिन्ह लिखा है। तो क्या प्लस का 3 भी धनात्मक संख्या है? तो यहाँ पर देखो, तो ये दोनों भी क्या है? हमारा धनात्मक संख्या है। याद रखना, अगर किसी के पहले धन का चिन्ह लगा हो, मान लो किसी संख्या के पहले या किसी अंक के पहले क्या लगा हो? धन का चिन्ह लगा हो, तो 3 एक अंक है और इस अंक के पहले क्या लगा हुआ है? धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखो 2 लिखा है, 2 के पहले कौन सा चिन्ह है? धन का चिन्ह है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। और यहाँ पर 5 और यहाँ पर जो 4 लिखा है इसको भी क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। अब इसको धनात्मक संख्या क्यों कहेंगे? याद रखना, अगर किसी के पहले चाहे धन का चिन्ह लगा हो या न लगा हो, तब भी हम क्या कहेंगे? उसको धनात्मक संख्या कहेंगे। यानी कि 5 के पहले धन का चिन्ह तो नहीं लगा है, 5 के पहले धन का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको भी हम धनात्मक संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखो ये 4 लिखा है, 4 के पहले भी तो धन का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको 4 को भी क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ अंक लिख देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 3 लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 लिख दिया। अब बताओ क्या 100 के पहले धन का चिन्ह लगा है? तो आप कहेंगे धन का चिन्ह तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि धन का चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको हम धनात्मक संख्या नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखो 3, 3 के पहले धन का चिन्ह लगा है तो नहीं लगा है, तो 3 के पहले जो धन का चिन्ह नहीं लगा है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? तब भी इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। और इस 100 को भी क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। आपको धनात्मक संख्या के बारे में पता चल गया होगा कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक संख्या लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और इसके पहले मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, इसके पहले मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ और इसके पहले भी मैं क्या करता हूँ? माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसको धनात्मक संख्या कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या कहेंगे,
या इसको धनात्मक संख्या कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या कहेंगे, इसको धनात्मक संख्या कहेंगे कि ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो आपको बताना है कि अगर किसी संख्या के पहले क्या लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, तो उसको हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि 4 के पहले हम कौन-सा चिन्ह लगा हुआ है? ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको 4 को क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 के पहले कौन-सा चिन्ह लगा हुआ है? तो आप कहेंगे ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो जब ऋण का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? इस 3 को क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 के पहले भी क्या लगा हुआ है? ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो जब ऋण के चिन्ह लगा हुआ है तो इसको भी क्या कहेंगे? इस 2 को भी क्या कहेंगे? -2 को क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 1000 लिख दिया, तो क्या ये बताओ, ये जो मैंने संख्या लिखा है, तो क्या ये भी ऋणात्मक संख्या है? तो -1000 भी हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या है। अब आपको धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के बारे में पता चल गया हो कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं। इस पूर्णांक को समझाने के लिए हम क्या करते हैं? उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पर हम पूर्णांक को उदाहरण के तरीके से हम क्या करते हैं? समझते हैं। यहाँ पर देखो, मान लो मैंने यहाँ पर 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके अनंत तक हमने गिनती लिख लिया। यहाँ पर देखो, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, 4, 5 ऐसे कामा करते-करते लिख दिया, और यहाँ पर मैं अनंत तक क्या करता हूँ? 1 से लेके 1 से लेके अनंत तक हमने क्या लिख दिया? गिनती लिख दिया। और यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ, अनंत किसे कहते हैं? अनंत का मतलब जिसकी हमें अंत ना पता हो, जिसका हमें सीमा ना पता हो कि वो कहाँ तक गया है। तो गिनती को आप बता सकते हैं कि गिनती कहाँ पर खत्म हुआ है? तो गिनती को आप नहीं बता सकते कि गिनती कहाँ पर खत्म हुआ है। तो जिस चीज़ को आप नहीं बता सकते कि वह कहाँ पर खत्म हुआ है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? अनंत का चिन्ह हम क्या करते हैं? लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, 1 से लेके हमने क्या कर दिया? अनंत तक गिनती लिख दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूँ, ये जो 1 लिखा है और जो 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, जो 5 लिखा है, और 1 से लेके अनंत तक जितनी भी हमने संख्या लिखी है, क्या ये सभी धनात्मक संख्या हैं? तो यहाँ पर जो आपका 1 लिखा है, 2, 3, 4, 5, ये सभी आपका क्या है? धनात्मक संख्या है। क्यों धनात्मक संख्या है? क्योंकि चाहे 1 के पहले प्लस का चिन्ह लगे या ना लगे, तब भी इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। 5 के पहले प्लस का चिन्ह लगे या ना लगे, तब भी इसको क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या कहेंगे। यानी कि हमने 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या लिखी है, ये सभी क्या हैं? सभी धनात्मक संख्या हैं। तो सभी धनात्मक संख्या को 1 से लेके अनंत तक, सभी धनात्मक संख्या को, यहाँ पर देखो, सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 1 से लेके अनंत तक हमने जितनी भी संख्या लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5 1 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या लिखी है, ये सभी संख्या क्या है? हमारे धनात्मक संख्या है। यानी कि ये जो हमारा 1 लिखा है, ये भी हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या को, सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 1 हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी कि 1 को भी पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर 2 भी हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है, तो 2 को भी हम पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर 3 लिखा है, 3 को भी क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर 4 भी हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है, तो 4 को भी क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 भी हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है, तो इसको भी क्या कहेंगे? हम पूर्णांक कहेंगे। तो सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 100 लिख दिया। 100 बताओ धनात्मक संख्या है कि नहीं है? तो आप कहेंगे 100 धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या है, तो 100 को भी क्या कहेंगे? हम पूर्णांक कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कह रहा है सभी धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात करेंगे सभी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर -1 से लेके अनंत तक हमने क्या कर दिया? गिनती लिख दिया। यहाँ पर कामा करके -3 कामा -4 -4 कामा 5, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? -1 से लेके अनंत तक हमने क्या कर दिया? ऋणात्मक संख्या लिख दी। -1 से लेके अनंत तक हमने क्या लिख दिया? गिनती लिख दिया। अब ये बताओ, माइनस का 1, ये क्या है? आपका ऋणात्मक संख्या है। तो -1 हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो -1 से लेके अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि हमारा 2 भी क्या है? ऋणात्मक संख्या है, तो 2 को भी हम पूर्णांक कहेंगे। -3 हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या है, तो 3 को भी पूर्णांक कहेंगे। -4 हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो इसको भी क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। -5 हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी कि -1 से लेके अनंत तक जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ, यहाँ पर हमें माइनस का 1000 लिख लेता हूँ, तो बताइए ये हमारा ऋणात्मक संख्या है कि नहीं है? तो -1000 हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो जब ये ऋणात्मक संख्या है, तो क्या इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं?
तो ऋणात्मक संख्या है तो इसको हम पूर्णांक कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखो -1 से लेकर अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर देखो तो -1 से लेके अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि 5 भी हमारा ऋणात्मक संख्या है तो 5 को भी पूर्णांक कहेंगे। -4 हमारा ऋणात्मक संख्या है तो -4 को भी पूर्णांक कहेंगे। यहाँ पर -1000 हमारा ऋणात्मक संख्या है तो -1000 को भी हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो शून्य को भी पूर्णांक कहते हैं, यानी कि जो कह रहा है जो 0 होता है इसको भी हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक आपको पता चल गया होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ पर कह रहा है वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा हो परिमेय संख्या कहलाता है, जहाँ P व Q पूर्णांक है। यहाँ पर कह रहा है ये जो P लिखा है और ये जो Q लिखा है ये दोनों हमारे क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक हमने आपको समझा दिया है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कह रहा है और Q बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर देखो बराबर पर हमने क्या लगाया है? कट लगाया। इसका मतलब जो Q का मान है Q की जगह पर आप 0 नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बराबर के चिन्ह की जगह पर हमने कट लगा दिया तो इसका मतलब कि Q की जगह पर आप यहाँ पर जो Q लिखा है इसकी जगह पर आप 0 नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखो ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पढ़ा है आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये जो हमने P लिखा है, ये जो P है और ये जो Q है ये क्या है? तो आप कहेंगे P और Q क्या है? हमारा पूर्णांक है। जब ये हमारा पूर्णांक है तो यहाँ पर देखो ये हमारा P क्या है? ये भी हमारा पूर्णांक है और यहाँ पर जो हमारा Q लिखा है ये भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? अगर बटे के ऊपर परिमेय संख्या हमने क्या बोला? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? अगर बटे के ऊपर पूर्णांक लिखा हो और बटे के नीचे भी क्या लिखा हो? पूर्णांक लिखा हो। बटे के ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो और बटे के नीचे भी, बटे के ऊपर भी पूर्णांक लिखा हो, बटे के नीचे भी पूर्णांक लिखा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखो जो बटे के ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अंश। जो बटे के ऊपर वाला ऊपर लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हर कहते हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर बटे के ऊपर जो अंश है वो भी पूर्णांक लिखा हो, वो भी पूर्णांक हो, और बटे के नीचे जो हमारा हर है, क्यों? बटे के ऊपर जो हमारा P है पूर्णांक ये भी, अरे यार यहाँ पर देखो हमने क्या बोला कि जो बटे के ऊपर अंश लिखा है ये भी हमारा क्या हो? पूर्णांक हो, और बटे के नीचे जो हमने हर लिखा है क्यों? ये भी हमारा क्या हो? पूर्णांक हो। तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर देखो मैं उदाहरण के थ्रू थ्रू आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ। यहाँ पर देखो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमने 3 लिखा है क्या ये हमारा पूर्णांक है? और ये जो हमने 5 लिखा है क्या हमारा पूर्णांक है? तो आप कहेंगे 3 तो धनात्मक संख्या है और धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और ये हमारा जो 5 है ये भी हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है। तो तो 5 को भी क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी कि अगर बटे के ऊपर अगर बटे के ऊपर भी जो अंश है, यानी कि 3 हमारा क्या है? 3 हमारा क्या है? अंश है। बटे के ऊपर अंश और ये हमारा 5 क्या है? हर है। तो अगर अंश और हर दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। अंश भी और हर भी, अंश और हर, यानी कि 3 हमारा अंश है और 5 हमारा क्या है? हर है। तो अंश और हर दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3, यहाँ पर हमने लिख दिया 10। तो यहाँ पर बताओ क्या -3/10 ये क्या हमारा परिमेय संख्या है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 क्या हमारा पूर्णांक है? तो -3 हमारा क्या है? पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो -3 हमारा पूर्णांक है। और यहाँ पर हम बात करें 10, यहाँ पर 10 हमारा क्या है? 10 भी हमारा क्या है? पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि 10 हमारा क्या है? धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक संख्या तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा जो अंश है
हमारा जो 3 क्या है, हमारा अंश है, और 10 हमारा क्या है, हर है। तो अंश और हर जब दोनों पूर्णांक हो, यानी कि अंश भी हमारा पूर्णांक है और हर भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। और ये जो हमारा लिखा है -3/10, ये हमारा P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है। और जो हमने ये 3/5 लिखा है, ये भी हमारा क्या है, P बटे Q के रूप में लिखा है, क्योंकि P भी हमारा पूर्णांक है, Q भी हमारा पूर्णांक है, 3 भी हमारा पूर्णांक है और 5 भी हमारा पूर्णांक है। तो 3/5 P बटे Q के रूप में लिखा है। और यहाँ पर देखो P हमारा पूर्णांक है और Q भी हमारा पूर्णांक है, तो -3 भी हमारा पूर्णांक है और -10 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो -3/10 क्या है, P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3 और इसके बटे में हमने लिख दिया 0, तो यहाँ पर देखो एक क्या है, एक क्यों लिखा, एक क्यों की जगह पर लिखा हुआ है हमने। यहाँ पर देखो, अगर क्यों की जगह पर आप 0 लिख देते हो, ये क्या है, हमारा क्यों होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमारा क्यों होता है। तो क्यों की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। अगर आप क्यों की जगह पर 0 लिख देते हो, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखो 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है। अगर मैं आपसे पूछूं 0 क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पर -3 क्या है हमारा, ये भी हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ पर अगर अगर क्यों की जगह पर आपने 0 लिख दिया, तो 0 भले ही क्या हो, हमारा पूर्णांक हो, 0 हमारा भले ही पूर्णांक हो, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों की जगह पर आप 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 आप जबरदस्ती लिख रहे हो, 0 क्या कर रहे हो, बटे के नीचे जबरदस्ती लिख रहे हो, तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मान लो 0 को हम ऊपर लिख दें और -3 को नीचे लिख दें, तो क्या इसको परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ, तो अगर 0 को आप ऊपर लिख देते हो और 0 के बटे में आप -3 लिख देते हो, मतलब कि 0 को ऊपर लिखते हो और 0 के यहाँ पर बटे के नीचे आप -3 लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन आप 0 को नीचे नहीं लिख सकते हैं, अगर नीचे लिख रहे हैं तो इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, यानी कि हमारा जो 0/-3 है, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको परिमेय संख्या के बारे में पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्या शून्य को एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है। तो आपको कहना है, हाँ शून्य एक हमारा परिमेय संख्या होता है। तो कह रहा है, क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर पूछ रहा है, अगर शून्य परिमेय संख्या होता है, तो क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक है, यानी कि P और एक Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमसे सवाल पूछ रहा है, इस सवाल को हम पहले सॉल्व करेंगे। पूछ रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या होता है, तो सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर अब मैं आपसे 2-4 बात पूछूंगा, उसको आपको क्या करना रहेगा, आंसर देना रहेगा। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, यहाँ पर मैंने -3 लिख दिया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, -10 लिख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इस 3 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे लिख सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के बटे में 1 लिख सकता हूं, तो भाई 4 के बटे में भी 1 लिख सकता हूं, -3 के बटे में 1 लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं। और -10 के बटे में अगर मैं 1 लिखना चाहूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं। तो हाँ भाई, -10 के भी बटे में क्या कर सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि जो 0 लिखा है, तो 0 के बटे में क्या हम 1 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ। आप जब इनके बटे में आप 1 लिख सकते हो, इन सभी के बटे में, तो 0 के बटे में भी तो आप 1 लिख सकते हो। तो हाँ भाई, 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 0 लिखा है हमने, क्या ये पूर्णांक है, तो 0 हमारा क्या है, शून्य हमारा पूर्णांक होता है। शून्य क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। तो 0 हमारा पूर्णांक है। और यहाँ पर 1 क्या है, 1 भी हमारा पूर्णांक है, क्योंकि 1 हमारा धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो मैंने क्या कहा था, अगर अंश, ऊपर वाला क्या होता है, अंश है, यानी कि 0 हमारा अंश है, और यहाँ पर नीचे वाला जो है 1 जो है हमारा क्या है, हर है। तो हमने क्या बोला था कि अगर बटे के, अगर अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, क्या हो, अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यानी कि शून्य हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो शून्य हमने लिखा है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सवाल पूछ रहा है, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, हाँ। आप लिखेंगे हाँ, शून्य शून्य एक परिमेय परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखो पूछ रहा है,
क्या अब यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हो। तो अगर शून्य परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, यहाँ पर लिखेंगे हाँ, शून्य को अगर शून्य परिमेय संख्या है तो इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाँ, शून्य को p बटे q के रूप में, q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो भाई अब क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। अब आपको